हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स। आजकल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिकों को मैं छू रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रायिकता की एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछा ही जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में जो 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे और बाकी इसके सब क्वेश्चन करके आप अपने लिए 4 या 6 मार्क्स इस चैप्टर से तैयार करें। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई? ठीक हो गया। 2 थैले हैं, एक में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं और दूसरे में 2 लाल और 6 काली गेंदें। ठीक है। आपको क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3। तो आपने अपनी बुक में देख करके, जब आप माना आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ी इस वीडियो को, तो क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन मैं यहाँ कर दूंगा। 2 थैले हैं, एक में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा जो थैला है 2 लाल और 6 काली गेंद उसमें है। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई? अब ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी से होंगे ये क्वेश्चन, प्रतिलोम प्रायिकता। 2 थैले हैं एट रेंडम, यादृच्छा मतलब एट रेंडम, बिना देखे एक थैला चुनो, तो ये भी प्रोबेबिलिटी बन गई। 2 थैले उनमें से एक चुनना है, ठीक हो गया, यादृच्छ। और एक बॉल निकाले और आपको क्या बोला, बॉल क्या है, लाल रंग की। अभी तक क्या होता था कि एक बॉल निकाली, प्रायिकता ज्ञात करो कि वो क्या है, लाल रंग की गेंद। अभी तक ऐसा आप करते थे। अब क्या कह रहे हैं कि गेंद लाल रंग की है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह पहले थैले से निकाली गई या दूसरे थैले से निकाली गई। इनवर्स प्रोबेबिलिटी है, प्रतिलोम प्रायिकता। तो 2 थैले आप मान लो, माना E1 एंड E2, 2 थैले हैं, 2 बैग्स हैं या 2 अंश हैं। ठीक है बच्चों, माना E1 और E2 2 थैले हैं तथा लाल बॉल निकलने की घटना, लाल बॉल निकलने की घटना को R से दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों जी। 3 बातें हैं, 2 तो बैग हैं, 2 तो थैले हैं, 2 अंश हैं। एक को आपने E1 माना, दूसरे को आपने E2 माना। बात क्या हो रही है, बात हो रही कि एक थैला चुना यादृच्छा। तो आप देखो कि E1 थैले के चुने जाने की प्रायिकता, E1 थैले के चुने जाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा बच्चों? E1 थैले की चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कहो, चूजिंग कहो, ठीक है। बैग नंबर E1 या अर्न E1, PE1 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए 1/2। 2 बैग हैं रखे हुए हैं, यादृच्छा चुना बिना देखे, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 1/2। यहां तक ठीक है।
E2 थैले की चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू चूज सेकेंड बैग। क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा बैग चूज हुआ है, दूसरा बैग सेलेक्ट हुआ है, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो लाल गेंद, आप देखो E1 थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, E1 थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, E1 थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता। दे रखा है कि थैला E1 है, E1 थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता किसके निकाल रहे हैं? लाल गेंद निकलने की। टू ड्रॉ प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग E1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को आप R से दिखा रखा है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि बैग नंबर कौन सा है, वो E1। ठीक है, तो E1 बैग से लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, E1 थैले में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, तो लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8। टोटल बॉल आपकी कितनी है? 8, 4 ब्लैक है और 4 रेड है, और रेड बॉल कितनी है? 4, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/5। यहां तक ठीक है। E2 थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग E2, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकलने की प्रायिकता, लाल बॉल निकलने की प्रायिकता किससे? बैग नंबर E2 से। लाल बॉल निकलने की प्रायिकता किससे? दूसरे थैले से। अब आप देखो दूसरा जो बैग है बच्चों, उसमें 2 लाल है और 6 काले गेंद, टोटल है 8 है। रेड कितने हैं? 2 है, तो 2/8 हो जाएगा नहीं, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, यहां तक आपने ये काम कर दिया, आधा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आप देखिए इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। उन्होंने कहा है आपको कि दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है, वो ठीक है, उसमें से एक गेंद निकाली गई जो कि क्या है? लाल रंग का। अब आपको मालूम है कि गेंद किस रंग की निकली है? लाल रंग की। प्रायिकता ज्ञात करने की किस थैले से निकली है? पहले थैले से निकली है। 2 थैले हैं, पहला थैला E1 मान रखा हूं। ठीक है, तो अब आप देखो, आप पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता आपको दे रखी ना, लाल गेंद तो निकलना दिया हुआ है। प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, प्रायिकता E1 थैले से, हाँ ऐसा लिखो। ठीक है, E1 थैले से बोलेंगे लाल गेंद निकलने की, लाल गेंद निकली है, ऐसा लिखो, लाल गेंद निकली है तो उसके पहला थैला E1 से निकलने की प्रायिकता, आपको दिया गया है कि बॉल कौन सी निकली है? रेड बॉल निकली है, रेड बॉल निकली है, ये मालूम है। प्रायिकता ज्ञात करने की वो पहुंच गया शुरू में E1, ये चाहिए। अब समझ में आ गया। यहां पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लाल बॉल निकली है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वो दूसरे थैले से निकले थे, यहाँ पर U2 हो जाएगा। अब आप बेस फॉर्म का यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल हो जाएगा P E1 इंटू P R/E1, ऐसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ R डिवाइडेड बाय, पहला स्टेप E आ जाता है नीचे, P E1 इंटू P
दिस। अब दूसरी घटना क्या है, P2 वाली है, तो PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन E2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये बेस करो, ठीक है। एक थैला और होता तो PE3 इंटू P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R, ठीक है। ये बेस पर भी ध्यान रखना है। इसका लिखने का तरीका देखो, E1 है तो यहाँ E1 आएगा, E1 है नीचे E1 आएगा, E2 है या E2 है, ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये है 1/2 इंटू ये आपको शुरू में हमने निकाल रखा है, ये भी 1/2 है, तो पहला स्टेप तो वही है 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 1/2 इंटू ये 1/4, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा ऊपर 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8, क्यों बच्चों, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/4 होल डिवाइडेड बाई 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 टू जा 8, ठीक है। 1/4 इंटू 8 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 8/3, 4 टू जा तो कितना आ गया 2/3। देखो कितना निकालना है, कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी देखो, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, आ गया, बस इस टाइप से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस रूप में डेयर स्टडी करने हैं सारे क्वेश्चन में, इसमें बेस थ्योरम का यूज होना है और 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, समझ करके तैयार रखें। देखिए जरा रीड करो क्वेश्चन नंबर 3 तब तक। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छया चुना गया है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। हाँ अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और पाया गया कि उसने ए ग्रेड प्राप्त किया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहने वाला है। अब देखो जब भी आप अब आगे आप इंटर करके आगे आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे, महाविद्यालय कहते हैं डिग्री कॉलेज के, ठीक है। तो वहाँ आपको अभी तो घर से आते जाते हैं, अब आप शहर में जाएंगे पढ़ने के लिए तो हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल की सुविधा होती है। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ रूम लेके रहते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो 60% स्टूडेंट कहाँ रहते हैं हॉस्टल में और 40% हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक हो। अभी कह रहा है जब इनका रिजल्ट निकला तो ए ग्रेड हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई 80 to 100% ए ग्रेड इन जनरल ना आजकल जो चल रहा है, ठीक है। ए ग्रेड कितने बच्चे लाए, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30%, हॉस्टल में जो रह रहे हैं उनमें से 30% बच्चों ने ए ग्रेड लिया और जो हॉस्टल में नहीं रहते उनमें से 20% बच्चों ने ए ग्रेड लिया, ठीक हो गया। अब बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, चाहे कमरे में रह रहा है, रूम रेंट लेकर के हैं, रेंट दे करके रह रहा है, तो ए ग्रेड उसकी पढ़ाई पर निर्भर करेगा। पढ़ाई अच्छी है, हॉस्टल में रह रहे चाहे रूम लेकर रह रहे, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि यादृच्छा एक बच्चा चुना, जैसे बच्चों की भीड़ में से एक बच्चा
एट रैंडम चुना, तो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न होगा कि नहीं होगा? याद रखिएगा, एक बच्चा चुना और पूछा गया उसको कि आपको ग्रेड कौन सी मिली, उन्होंने कहा ए ग्रेड मिली है। तो क्या प्रायिकता है? प्रायिकता ज्ञान करिए कि वो कहाँ रहता था, छात्रावास में रहता। यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायिकता ज्ञान कीजिए, ए ग्रेड मिला है ना उसको, प्रायिकता ज्ञान कीजिए कि वो हॉस्टल में नहीं रहता, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो दो बातें हैं, या तो छात्र हॉस्टल में रहता है या वो नहीं रहता है। अब तीसरी बात क्या है? ए ग्रेड है। तीन बातें हो गई, तीन घटनाएं होगी। बच्चा छात्रावास में रह रहा है, बच्चा छात्रावास में नहीं रह रहा, दो घटनाएं ये हुई, और एक घटना है कि उसने ए ग्रेड लिया। बस इन तीन घटनाओं पे बेस पर चलेंगे। ठीक हो गया? तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। माना H1 छात्रावास में रहने और H2 छात्रावास में न रहने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दो घटनाएं मान देना। H1 क्या मान रहा है कि बच्चा कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है। ठीक है, छात्रावास में रहता है। H2 क्या मान रहा है कि छात्रावास में वो नहीं रहता है। शुरू में लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या जानना है, H2 क्या है, H1 H2 क्या है। ठीक है, प्रदर्शित करता है तथा छात्र के ग्रेड लेने को जी से, ठीक है, दर्शाया गया है। अब समझना है, तीन तो बातें हैं। ठीक है बच्चों, ए ग्रेड लेने को हमने किससे दिखा दिया, जी से दिखा दिया। ठीक है, अब क्या है, छात्र के छात्रावास में रहने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, छात्र के छात्रावास में रहने की प्रायिकता कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 छात्रावास में रहता है 60% बच्चे, तो 60% अपने आप में प्रोबेबिलिटी है। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, तो प्रोबेबिलिटी के रूप में हो गया 60/100, और ये हो गया रेजिस्टेंस, नहीं आप उससे करो 20 से कैंसिल करो, 3/5। क्यों? दूसरा है, छात्र के छात्रावास में न रहने की प्रायिकता, बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी PH2, ठीक है, कितना है, 40% है ना, तो 40% मीन्स 40/100, तो ये हो गया रेजिस्टेंस 2/5। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, देखो, छात्रावास में रहने पर ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता, ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, वो हॉस्टल में रहता है, तो प्रायिकता कि उसने ए ग्रेड लिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्रेड लेने की, रहता कहाँ है, हॉस्टल में, ये दिया हुआ है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बन गई। स्टूडेंट कहाँ रहता है, हॉस्टल में रहता है, उसने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, तो 30% का मतलब हुआ 30/100, इसको काट लीजिए, दिस इज इक्वल टू 3/10।
ठीक है। छात्रावास में न रहने पर ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता। छात्रावास में न रहने पर ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है। जी चाहिए घटना में हमने ए ग्रेड प्राप्त करने की घटना को जी से दिखा रखा है, तो उसको जी ग्रेड प्राप्त करने की घटना जबकि वो हॉस्टल में नहीं रहता ही दे रखा है, तो H2 है ना हॉस्टल में न रहना जी, और वो कितना है 20% है, 20% मीन्स 20/100, तो दैट इज इक्वल टू 1/5। आप एक बार कर भी सकते हैं यहाँ पर 60% लिखना, उसके आगे 60/100 तब काट के लिखना। ठीक हो गया, ये 1/5। अब क्या है, ये दे रखा है कि एक छात्र चुना गया, उसने ए ग्रेड लिया। अब दे रखा है ए ग्रेड उसने लिया, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह छात्रावास में रहता है। ठीक है। छात्र के ए ग्रेड लेने पर छात्रावास में रहने की प्रायिकता। छात्रावास में रहने की प्रायिकता। ठीक है। प्रोबेबिलिटी छात्रावास में रहने की प्रायिकता वो निकालना है। ठीक है। ए ग्रेड मिला है उसको, मींस ये आपको मालूम है कि उसको ए ग्रेड मिला, और वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये घटना हो चुकी है, तो प्रायिकता ज्ञान करो कि हॉस्टल में रहता है, या ज्ञान करो कि हॉस्टल में नहीं रहता है, या रेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा आपको पी, ये हो जाएगा P H1 इंटू पी H1 ऐसे डिवाइडेड बाई P H1 इंटू पी H1 प्लस P H2 इंटू पी, ये आ गया समझ में। तो दो घटनाएं हैं H1 H2 की, H1 वाली यानी कि यहीं पर आ जाता है, एक H1 है एक H2 है, तो PH2 करोगे तो H2 फिर इसके नीचे आएगा। समझ में, बेस करो है ना, लिखना हो आपको आना चाहिए। अब कितना हो गया, PH1 कितना है डेरोस्टेट 3/5, 3/5 इंटू G/H1 कितना 3/10, तो पहला वाला भी हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10 प्लस H2 कितना है 2/5 इंटू G/H2, ये कितना है, ये 1/5, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 9/50 डिवाइडेड बाई 9/50 प्लस 2/25। क्यों, अब सॉल्व कर लीजिए, 9/50 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो 50। ठीक है बच्चों, तो 51 जा ये 9 हो गया, 9 प्लस 25 2 जा 4, ये हो गया दिस इज इक्वल टू 9/50 इंटू 50 ऊपर चला गया 50/13, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 9/13। देखो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो जी, ठीक आ गया जी, समझ में आया नहीं आया बोलो जी सर, क्लियर हो रहा ना आपको, बस ये चीजें हैं उसमें, तो हर क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोलिए। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है
तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है हाँ यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। देख, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। अब आपके पास भी 6 MCQ आएंगे, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट होंगे वो, ठीक है। तो या तो आप उत्तर जानेंगे या आप अनुमान लगाएंगे, छोड़ तो नहीं देंगे ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बच्चे को आता है तो सही टिक लगाएगा, नहीं आता तो फिर भी अनुमान लगाएगा। अब क्या होता है, क्यों अनुमान लगाने में भी ज़्यादा विश्वास बच्चों का उसी पर रहता है, अनुमान वाले पे और बिना मेहनत का है ना। क्यों, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। मान लें उसके उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4 है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। तो दो बातें हैं, उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है, ठीक है। उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है, दो बातें होगी, दो घटनाएं होगी। मान लें छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उसने सही उत्तर दिया। तीसरी बात क्या है, उसने अनुमान लगाया सही उत्तर। भाई दो बातें हैं, या तो उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। अब तब ऐसे करने से क्या हो सकता है, या तो सही उत्तर आया या तो, ठीक है भाई, दो बातें हैं ना, एक तो उत्तर जानता है और एक अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है, ठीक है। और तीसरी बात है, दो घटनाएं तो हो गई, तीसरी घटना है कि सही उत्तर। भाई जब उत्तर जानता था तब भी सही उत्तर लगाएगा, और अनुमान लगा रहा तब भी सही उत्तर लगाने का प्रयास कर रहा है। तो तीन घटनाएं होगी, सही उत्तर जानना, अनुमान लगाना, ठीक है। उत्तर देने में एक बात है, सही उत्तर नहीं कर रहा हूं, उत्तर जानना और अनुमान लगाना। उत्तर जानना एक घटना है, अनुमान लगाना दूसरी घटना है, और सही उत्तर तीसरी घटना है। भाई जो दो केस हैं उन दोनों में कोशिश क्या कर रहा है, सही उत्तर देने की कोशिश कर रहा है ना। तो तीन घटनाएं हो गई। तो अब आप इसमें देखो कि माना उत्तर जानने उत्तर जानने को ए, ठीक है, तथा अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना को बी से दर्शाया गया है, ठीक है। उत्तर जानने को ए तथा अनुमान लगाने की घटना को बी से दर्शाया गया है। और तीसरी बात क्या है, तथा सही उत्तर, तीसरा सही उत्तर की बात कर रहा है ना, सही उत्तर तथा सही उत्तर को घटना सी से दर्शाया गया। ये लिखना बहुत जरूरी है। तीन बातें हो रही, तीन घटनाएं हो रही हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी लिखो, उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर जानने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू नो द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसका उत्तर जानने की प्रायिकता को ए से दर्शाया गया है, तो वो कितना है, 3/2, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अनुमान लगाने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों, अनुमान लगाने की प्रायिकता
अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या है? b है 1/4। ठीक हो गया? जी अब आप देखो, मान लें छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की। अब आप देखो, सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि वह प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है ना? जबकि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। क्यों? क्या लिखेंगे? नहीं, पहले कंडीशन प्रॉब्लम लिखो ना। सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने को सी, जबकि वह प्रश्न का उत्तर जानता है। कितना? 1 नहीं हो भैया, प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो सही उत्तर नहीं देंगे, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? माना प्रश्न था भारत की राजधानी, आप जानते कि नहीं दिल्ली है, तो आप सही उत्तर देंगे कि गलत करोगे? आप जब जानते हैं तो प्रायिकता 100% हो गई ना। एक बात। दूसरा क्या है? अनुमान लगाने सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि सही उत्तर देने की प्रायिकता। ठीक तो है? सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि विद्यार्थी प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि विद्यार्थी अनुमान लगाता है। ठीक है ना? ये दिया हुआ है क्या वो अनुमान लगा रहा है, पर प्रायिकता आपको यही निकालने की उसने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि उसने अनुमान लगाया। तो अनुमान के लिए क्या है? बी है। उसके लिए क्या प्रायिकता दे रखी है? 1/4। ठीक हो गया? 1/4 है। हाँ, 1/4 ही है। छात्र के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। ठीक हो गया? अब क्या है? अब क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात किसकी करनी है? इस बात की क्या प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है ना? यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ये मालूम है आपको, तो ये तो आएगा नीचे यहां। ठीक हो गया? तो छात्र के प्रायिकता किस चीज की निकालनी है? प्रश्न का उत्तर जानता है। छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता, जबकि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है? अब उसने सही उत्तर दिया है मीन्स सी। क्यों? सही उत्तर देने को हमने किससे माना हुआ है? सी से। छात्र ने सही उत्तर दिया। ठीक है? उसका आंसर वो करेक्ट है, सही उत्तर दिया उसने, तो प्रायिकता ज्ञात करे कि वो प्रश्न का उत्तर जानता था। तो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपने क्या माना हुआ है? ए। तो यहां पर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, परंतु अनुमान लगाने की प्रायिकता न्याय समझ, तो यहां पर क्या जाता है? तब भी आ जाएगा न्याय समझ में। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ठीक है भाई, यहीं पर है डिसाइड करने का। तो अब आप देखो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है?
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस शुरू की दो घटना ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू बोलो ये होगा नहीं होगा? क्यों? समझ में आ रहा है ना? एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 3/4 इंटू ये कितना है 1, ये भी 3/4 इंटू 1 पहला वाला तो वही टर्म आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/4 इंटू 1/4 ये ठीक है। अब सॉल्व करिए 3/4 होल डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/16 तो 3/4 होल डिवाइडेड बाय 4 और 16 का एलसीएम कितना 16 4 4 जा 16 4 3 जा 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/4 इंटू 16 ऊपर चला गया 16/13 4 3 जा 4 4 जा 16 तो 12 बाई कितना आ गया 39। देखो जी ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये डिसाइड करना है, दो घटनाएं तीन भी हो सकती है, ठीक है ना? अब आप देखो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है और मैं करता हूँ तीन घटनाओं वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी वीडियो में बढ़िया ढंग से कर देख लेना, ये दिक्कत आए थी, ठीक है? अब मैं तीन घटनाएं वाला देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़िए जरा, पढ़िए। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है? हाँ, तीन है ना, 3 पॉइंट्स है ना जी। एक तो कैसा है जिसके दोनों ओर चित्त है, ऐसा आपने कहाँ देखा? सोलिड फिल्म में देखा क्यों है ना? और कैसे दोस्त थे वो, आपके दोस्त होते तो दोनों तरफ को क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा ये आपका है यार, ये तुम्हें जाना है ना, उन्होंने कहा ये आपके लिए हैं। देखिए तुमने सोलिड फिल्म देखिए हैं, देखिए देखिए उसको ठीक है, अच्छी बात है, देखिए तो अच्छी है, देख लेना हैं। हाँ 1.5 GB कहाँ जा रहा है क्यों? और क्या 1.5 GB का पता नहीं चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 6 है जी। चलिए पुनरावृत्ति रिवीजन। 3 सिक्के भाई, 3 कॉइन्स है, ध्यान से समझो इसको। 3 कॉइन्स हैं, पहले सिक्के के दोनों ओर चीटी है, दोनों ओर हेडेड है उसके, एक तो कॉइन है, ठीक है। दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत का मतलब होता है बाइज्ड, इस शब्द को याद रखो, अभिनत हिंदी का शब्द है, अभिनत मतलब बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है जहां किसी एक बात की ओर सत्य ज्यादा झुका रहता है, ठीक है। जैसे माना पहले सीट बना रखा कि इस बच्चे को क्लास का टॉपर निकालना है, अब चाय है चाय नहीं, माना ये क्या है? अभिनत बाइज्ड। वैसे तो क्वाइन क्या होता है? अनभिनत अनबाइज्ड। सिक्का फेंका, हेड गिरने की प्रायिकता और टेल गिरने की प्रायिकता क्या होती है? उसके सेम होती है, 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है। पर क्वाइन ऐसा है कि 4 बार फेंकने पर 3 बार हेड आ रहा है, 1 बार टेल आ रहा है। हेड गिरने की संभावनाएं ज्यादा है और टेल की कम है, कुछ ऐसा बना रखा है। जैसे शकुनी के पास महाभारत में नहीं देखा, तब उसके बाद महाभारत होता है, ऐसे पासे थे तो वो कैसे पासे थे, कैसे डाइस थे? वो अभिनव थे, बाइज्ड, ध्यान। और तीसरा जो सिक्का है वो है अनभिनत अनबाइज्ड, जैसा क्वाइन होता है,
हेड और टेल आने की संभावनाएं शेष हैं। तो 3 घटनाएं होंगी। 3 घटनाएं मतलब 3 सिक्के। एक सिक्के को C1 मान लो, दूसरे सिक्के को C2 मान लो, तीसरे सिक्के को क्या मान लो, C3 मान लो। 3 तो सिक्के हो गए, 3 घटनाएं हो गई, ठीक हो गई। उसके आगे तब चलते हैं। माना दोनों चित्त, माना दोनों चित्त वाले सिक्के को C1 अभिनत सिक्के को C2 व अनभिनत सिक्के को C3 से दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया जी। स्पष्ट लिखना बहुत जरूरी है। C1 कौन सा है, जिसके दोनों ओर हेड है, चित्त है। अनभिनत है, जिसमें 75% हेड गिरता है। और तीसरा C3 हो गया। ठीक है, अब बात क्या है, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना है। पहले तो तीनों में से एक चुनना है, तो C1 चुनने की प्रायिकता भी 1/3, C2 चूज हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और C3 चूज हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 है ना जी, 3 में से एक चुनना है, तो 1/3 1/3 1/3 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक हो गया, एक बात तो आगे ये है। एक सिक्कों की यादृच्छिक चुना गया, उसे उछाला गया यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो। एक घटना क्या है, चित्त प्रकट होने की। अब समझ में आ गया। तीनों सिक्कों में से एक को यादृच्छिक चुना गया, उसको टॉस किया गया, तो बात क्या आनी है, चित्त आना है। अब ठीक हो, बात क्या आना है, चित्त आनी। तो तीसरी घटना कौन होगी, चित्त आनी। तथा चित्त आने की घटना को H से दर्शाया गया। ये आपकी 4 किससे दर्शाया, H से दर्शाया गया। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया जी। आपका समझ लो 1 नंबर यहां तक तैयार हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों तरफ चित्त वाले सिक्के के आने की प्रायिकता, तीनों में से एक चूज कर रहे हैं ना, यादृच्छिक एट रैंडम, तो दोनों तरफ चित्त वाले सिक्के आने की प्रायिकता, दोनों तरफ डेढ़ चित्त है, और उसको मैंने C1 से माना हुआ है, तो 1/3 होगा कि नहीं होगा। 3 सिक्के रखे हुए हैं, बिना देखे एक उठाना है। ठीक है, तो किसी की भी निकलने की कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिनत वाले सिक्के के आने की प्रायिकता PC2 = 1/3। ठीक, और तीसरा क्या है, अनभिनत वाले सिक्के के आने की प्रायिकता C3 = 1/3। ठीक, अब चित्त आने की प्रायिकता किसमें, जबकि सिक्का नंबर पहले आया है। ठीक है, ठीक है ना। दोनों चित्त वाले सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। ठीक है ना, प्रायिकता तो चित्त प्रकट होने की निकालनी है ना, जबकि मालूम है कि कौन सा सिक्का दोनों तरफ उसका हेड है, तो चित्त आने की प्रायिकता। मतलब आप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, चित्त चाह रहे हैं, चित्त आने की प्रायिकता चाहिए।
जबकि कौन सा वाला सिक्का है आपको C1 है, तो कितना हो जाएगा 1 नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी तो दोनों तरफ क्या है, हेड है ना, तो गिरेगा तो 100% जीता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो मैं चाहे नहीं आएगी बोलो, ठीक है। अब देखो अनगिनत 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 वाले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, हेड आए किससे, C2 वाले पॉइंट पे हेड आने की संभावना क्या है 75%। तो 75% का मतलब हुआ 70/100, ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है। और तीसरी बात है अनभिन्नत वाले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता C3, ठीक है। वो क्या है, अनभिन्नत है, नॉन बाइस्ड है, या अनबाइस्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 1/2, वो तो हेड गिरेगा टेल गिरेगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। यहां तक ठीक है। अब आपको क्या याद करना है, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, अभी मालूम है आपको, ठीक है, सिक्का जो फेंका गया था उस पर क्या है, चित आया, ये मालूम है, तो प्रायिकता ज्ञान कीजिए कि वह दोनों चित वाला सिक्का है, ठीक है, ठीक है। सिक्के पर चित आया है, ये आपको दिया हुआ है, सिक्के पर चित आया है, तो कौन सा, दोनों चित वाला सिक्का होने की प्रायिकता, तो दोनों चित वाला सिक्का होने की प्रायिकता, क्यों, दोनों चित वाला सिक्का होने की प्रायिकता। बच्चों समझ, तो ये आपको मालूम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रश्न हेड को आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या ज्ञात करनी है कि वह पॉइंट नंबर 1 है, ये चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई। अब आप देखो 3 घटनाएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका PC1 इंटू P, ये अब C1 C2 C3 3 घटनाएं हैं, पहले में तो यही आ जाएगा PC1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ H, PC2 इंटू बोलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ H C2 प्लस PC3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। अब ठीक है, यहां तक क्लियर होगा बच्चों। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको सिंपल सा इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। समझ में आ रहा है जी सर। कठिन है क्या, कुछ नहीं कठिन, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, स्टूडेंट आप देखिए, ये हो गया आपके पास PC1 है 1/3 इंटू सब निकाला हुआ है H/C1 आपका 1, तो पहला तो वही उतर जाता है टॉप वाला, प्लस PC2 1/3 इंटू P H/C2 कितना 3/4, प्लस PC3 कितना 1/3 इंटू ये 1/2, ठीक हो गया, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। ये कितना हो गया 1/3, कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इससे कट गया 1/4 प्लस 1/6, 1/3 4 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो गया 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 1/3 इंटू 12 ऊपर चला गया नहीं, 12/9, तो कितना होगा 4/9, देखो चेक करो जी, ठीक है, जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बोलो, जी सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों।
जरा रीड करिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जरा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बीमा जानते हैं आप? इंश्योरेंस, चाहे स्कूटर है, चाहे कार है, चाहे आपकी बड़ी गाड़ी है, इंश्योरेंस होता है गाड़ी का। साइकिल का भी करते हैं हैं? साइकिल का नहीं होता है। अरे गिरने की संभावना उसमें भी है भाई, है? गिरने की संभावना उसमें नहीं है, साइकिल में है ना। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। तो 3 घटनाएं होगी भाई, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक, 3 घटनाएं होगी। अब क्या है? दुर्घटना। एक घटना कौन सी होगी? दुर्घटना। अब इंश्योरेंस होता है इसलिए है कि जब दुर्घटना हो तो पैसा मिलता है, ठीक है। जिसका ज्यादा लॉस हो गया उसको पैसा मिलता है। आगे सुनो, ये है दुर्घटनाओं की प्रायिकता 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? अब हुआ ये कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कोई एक्सीडेंट हो गया। अब माना आप सुनते हैं कि फलां जगह गाड़ी गिर गई या कुछ हो गया, टक्कर हो गई, तो एकदम आपका ध्यान आता है कि यार हमारे यहाँ से भी कोई गए थे, ठीक है। अब सड़क पे तो हजारों गाड़ियाँ पर डे चल रही ना, अब किसका एक्सीडेंट हो गया ये प्रोबेबिलिटी अपने आप। कोई जानता है पहले से ही? नहीं जानता है, एट ए टाइम कोई चीज़ हो रही, तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। अब हुआ ये कि एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो अब वो कार चालक का हुआ है कि स्कूटर चालक का हुआ है या ट्रक चालक का हुआ है। तो एक तो 3 घटनाएं हो गई आपकी, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक, और एक घटना क्या है? दुर्घटना। अब समझ में आई? 4 बातें। तो आप लिखेंगे, माना पहला स्कूटर है ना, स्कूटर चालक को एस, ठीक है। कार चालक को सी व ट्रक चालक को सी से दर्शाया गया है। सी से टी से, 2 घटना एक ही मत मान लेना है, कोई दिक्कत करेगा। टी से दर्शाया गया है तथा दुर्घटना होने को एक्सीडेंट है ना, ए से, ठीक है, ए से दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, क्यों हो गया? अलग अलग सारी घटनाएं, 4 घटनाएं हो गई आपके पास, ठीक है। अब आप देखो, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता कितने हो जाएगी? अभी एक्सीडेंट वाली बात नहीं गई है, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। शुरू में ही देखो 2000 स्कूटर चालक है और कुल कितने चालक हैं? 12,000 है ना। 4000 कार चालक और 6000 स्कूटर चालक, सबको जोड़ो, 6, 4, 10 और 2 12, 12,000 ड्राइवर, उनमें से स्कूटर ड्राइवर है 2000, तो 2000 बाई 12,000, ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पर क्लियर है? दूसरा क्या है? कार
चालक होने की प्रायिकता। अच्छा, मैंने फिर यहाँ पर वो लिखना था PS, सिंबल का बड़ा महत्व है। PTC, कार चालक कितने हैं? 4000 कार चालक हैं। तो 4000 बाई 12,000 तो 1/3। और तीसरा है ट्रक चालक होने की प्रायिकता, PT, ट्रक चालक होने की प्रायिकता। ट्रक चालक होने की प्रायिकता क्या होगी? ट्रक चलाने वाले कितने हैं? 6000। तो 6000 डिवाइडेड बाई 12,000 तो कितना हो गया? 1/2। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या है? दुर्घटनाओं की प्रायिकता, अलग अलग 3 प्रायिकता दुर्घटनाओं की दे रखी है। अर्थात पहले वाले मतलब स्कूटर चालक का एक्सीडेंट होने की प्रायिकता है 0.01, कार चालक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता है 0.03 और ट्रक चालक के 0.1। हाँ। तो अब आप देखो, स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने की प्रायिकता किसकी? भाई ये दिया हुआ है स्कूटर चालक ये दे दिया है, और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बन गई, और वो कौन सा है? स्कूटर चालक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। यहां पर समझ में आ गई। फिर क्या है? कार चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, एक्सीडेंट होने को ए से दिखाया गया है, और वह कार चालक है, ये दिया हुआ है। ये कितना है? 0.03, ये आपको दिया हुआ है 0.03। और तीसरी चीज है ट्रक चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, एक्सीडेंट हो रहा है और वह ट्रक चालक है, ये हो जाएगा डेरिवेशन कितना? 0.15। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये घटना हो गई कौन सी? ये, ठीक है। दुर्घटना हुई है तो उसके कौन सा चालक? उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, क्या होगा? किस सिंबल से डिनोट करूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए। एक्सीडेंट हुआ है, ये दिया हुआ है, और उसका स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ है वो कार चालक है, सी आ जाएगा। एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक चालक है। 3 प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब क्या है? आप जानते हैं PS, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ S व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये है PS इंटू P, ये डिवाइडेड बाय PS इंटू P, ठीक है? हैं? बोलो। PC इंटू P, ये प्लस, बोलो, PT, प्रोबेबिलिटी ऑफ T और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक है ना? अभी लिखना तो सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, बेस थ्योरम से कर रहे हैं, बेस थ्योरम से होना है। अब आप देखो, सॉल्व कर देते हैं। यहां पर कर लेते हैं सॉल्व। आप देखो, आप देखिए बच्चों,
क्या है देखिए, कितना हो गया, पी एस, एस कितना है 1/6 इंटू ए बाई एस, ये कितना है ए बाई एस, पढ़ने का तरीका तो दूसरा है, तो शॉर्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका 0.01 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस दूसरा है पी सी 1/3 इंटू 0.03 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना सीखो, ये डेसिमल है, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, 2 अंक है ना, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1/600, ये भी वही हो जाएगा 1/600 प्लस, आप देखो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो तो 3/300, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 15/200, आएगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। अब एलसीएम कितना होगा आप देख लो, एलसीएम कितना हो रहा है 600 एलसीएम हो रहा है, सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करिए, आप देखो कितना हो जाएगा, ये 1/600 डिवाइडेड बाई, ये 600 हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6, 2 नहीं 3 2 जहां 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा 45, तो ये कितना हो गया, 600 से 600 कट गया, 1/ कितना हो गया 52, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये था शायद एस, है ना, ये तो था नहीं, एस बाई ए था ना, ऐसे ये था 1/3, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तब बाकी आप कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, बाकी मैंने कर रखे हैं सारे, है ना। कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होगा तो आप वहां से देख लेंगे, देखिए चलिए, देखिए क्वेश्चन जरा रीड कर लो फटाफट। एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा पूरे होने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ, 2 मशीनें हैं किसी कारखाने में, सामान बना रहे हैं, कोई डिफेक्टेड आइटम भी निकल जाता है, ठीक हो गया। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए तथा 40% मशीन बी द्वारा बना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है, कुछ खराब भी निकल रहा है। कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है, उसके मशीन ए द्वारा बनाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 बातें, मशीन ए, मशीन बी और तीसरा खराब उत्पादन। अभी क्लियर हो गया, 3 घटनाएं होंगी, मशीन ए बना रही है, मशीन बी बना रही है, मशीन ए मशीन बी 2 घटनाएं मान लो, और खराब उत्पादन को किसी से दिखा लो, सी से या डब्ल्यू से दिखा लो, ठीक हो गया। वेस्ट मटेरियल दिखा लो, हैं, माना मशीन ए द्वारा बने उत्पाद को ए व मशीन बी द्वारा
मशीन बी द्वारा बने उत्पाद को बी से दर्शाया गया है। ठीक है, कोई उत्पाद बनाया मशीन ए, उसको मैंने ए से, और मशीन बी ने जो बनाया उसको मैंने बी से दर्शाया, तथा खराब उत्पाद को किससे, सी से है, सी से दर्शाया गया। ठीक है, तथा खराब उत्पाद को सी से दर्शाया गया। अब क्या है, मशीन ए द्वारा, ठीक है, उत्पादन मशीन ए द्वारा किए जाने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60% है ना, ये हो जाएगा 60/100, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, उत्पादन मशीन बी द्वारा किए जाने की प्रायिकता कितना है? 40% है। 40%, तो 40/100 ये हो जाएगा 2/5। ठीक हो गया। अब कोई खराब उत्पादन है, मशीन ए ने बनाया 2% और मशीन बी ने बनाया 1%। ठीक है, तो खराब उत्पादन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, ठीक है, खराब उत्पादन मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता। खराब उत्पादन की प्रायिकता किसने बनाया है? मशीन ए ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसको मशीन ए ने बनाया। आगे समझ, खराब उत्पादन की प्रायिकता है ना, ठीक है, किसने? मशीन ए ने बनाया। उसकी प्रायिकता कितनी है? 2% है ना, तो 2% आप निकाल लो। 2%, 2/100 ही रहने दो, आगे कैलकुलेशन या कर लें, 1/50। चलो, ठीक हो गया। दूसरा क्या है? खराब उत्पादन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता, ये कितना है? 1% है, तो ये हो गया 1/100। ठीक हो गया। अब क्या है, आप देखो, उत्पादन का ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है। अब ढेर में से एक वस्तु निकाली और वो क्या है? खराब निकल गई। इसका मतलब घटना सी हो चुकी है, तो उसके मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, वो खराब उत्पादन। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो सकते हैं, मशीन ए ने बनाया कि बी ने बनाया। ठीक है, तो अब आप देखो, खराब उत्पादन बना, ठीक है, तो उसके मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, यह आपको दे रखा है कि खराब उत्पादन हुआ है, घटना सी हुई है, तो वह ए ने बनाया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ये डिवाइडेड बाई पी ए इंटू पी दिस प्लस पी बी इंटू पी दिस। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया? पी कितना हो गया? 3/5।
इंटू 1/50 डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 1/50 प्लस PB 2/5 इंटू 1/100। ठीक है, अभी कितना हो गया 3/250 डिवाइडेड बाई 3/250 प्लस 2/500। ठीक हो गया, तो 3/250 को डिवाइडेड बाई 500 आपका एलसीएम आ गया, तो 250 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और सॉल्व कर लीजिए। 3/250 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा डिविजन कितना 6/8 या 2 4 जा कर लो, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, मशीन ए ने बनाया, सही नहीं आ रहा होगा, सही नहीं आ रहा ना, इसमें सही नहीं आ रहा है कि इसमें जो आंसर है वो बी मशीन के लिए, जो इंग्लिश मीडियम की बुक है ना उसे मशीन बी वाला निकालना है। तो ए द्वारा निकलेगा तो ऐसा निकालोगे, यदि बी द्वारा निकलेगा ए पर मैं लिख दूं खराब उत्पादन बना तो उसके मशीन बी के द्वारा बनी होने की प्रायिकता, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये बी आ जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बी हो गया, ये आपका बी आ गया, बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये रहेगा नीचे, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये पहले हो जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब केवल अंतर कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है ना, यहां पर ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला मतलब 2/500 ये है ये वाला ना। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना होगा ये, सॉल्व आप कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 2/500 और डिवाइडेड बाय कितने का एलसीएम होगा 500 का, नहीं आ रहा, ये 250 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 500 से 500 कट गया तो ये आ गया 2/8, तो ये आ गया 1/4। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, उसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो दोनों तरफ से आप करिए इसको। अब एग्जाम में पूछा गया तो जो पूछा गया है मशीन ए ने बनाया तो उस हिसाब से करोगे, मशीन बी ने बनाया तो उस हिसाब से। ठीक हो गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेस्ड और उनके क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।